बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ डॉक्टर इम्तियाज़ तुराबी और आज है अक्टूबर की 16 तारीख़, जुमे का दिन है। और आज हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बारे में फ़ोकस रहेंगे कि आज काफ़ी इवेंटफुल डे है पाकिस्तान में। पीडीएम की कैंपेन शुरू हो चुकी है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। हम आगे चल के उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस एपिसोड में आई विल बी फोकस्ड ऑन व्हाट इमरान इज़ डूइंग फॉर द पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान। किस तरह से कंटेनर्स पे चढ़ के वादे किए, वईद किए और किन वादों के बाद वो पावर में आए। इनको पावर में लेके कौन आया, जो थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, 100% जो भी पॉपुलैरिटी थी दैट वाज एनफ फॉर हिम टू कम इनटू पावर। ये उनका बहुत बड़ा गलत ब्लेम है कि ये सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड हर कोई होता है, जो भी आता है वो सिलेक्टेड ही होता है। एनीवे, हमारा फोकस इस वक्त ये है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो रियासत का मुलाजिम है इस वक्त या IMF का मैनेजर है, ये देखना है आपने। वो जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान की आन बान और शान है, उनके लिए भी सवालिया निशान है कि वो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं और इसको कैसे नरेट कर रहे हैं। उनको ये देखना है कि इमरान खान साहब एक वज़ीर आज़म के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं या IMF के मैनेजर बन के इस मुल्क को चला रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि IMF पाकिस्तानी अवाम के लिए एक टैक्स स्ट्रक्चर लेके आया और वो कह रहे हैं कि जी आपको अपने टैक्सेस बढ़ाने चाहिए। टैक्सेस ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन उसका निशाना सारे का सारा गरीब अवाम बन रहा है। यानी टैक्सेस की छुरी IMF की है और गर्दन अवाम की है और हाथ इमरान खान का है। मैं इस गर्दन और छुरी को इस तरह से आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि जो अशियाए खुर्दनी बुनियादी पाकिस्तानी अवाम को चाहिए या अराउंड द वर्ल्ड चाहिए, वो यही है: आटा, दालें, चावल, खुर्दनी तेल और वगैरह वगैरह। लेकिन IMF ने कमाल खूब मशवरा दिया इमरान खान को कि सबसे ज़्यादा टैक्सेस आप, वॉल्यूम टैक्सेस आप इनसे ले सकते हैं, चूँकि गंदम, आटा, चावल, चीनी, खुर्दनी तेल, ये वो अशिया हैं जो कि 2-3 टाइम पर डे पाकिस्तानी खाते हैं, तो उस पर टैक्सेस लग गए। और इस हद तक टैक्सेस लगे कि मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ कि वो आटा जो 2018 में, जबकि इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े थे, तब इसकी प्राइस 37 रुपये 50 पैसे पर किलो थी। कितनी? 37 रुपये 50 पैसे। और आज 75 रुपीज़, एग्जैक्टली 100% इंक्रीज ओवर दैट प्राइस। यही हाल चीनी का है। चीनी 55 रुपये kg मिल जाती थी, आज 110 है। इसके बाद दालें आ जाती हैं, वो भी 100%। चावल हैं, वो भी 100%। अरे बाबा, ये तो अवाम की हिम्मत है और उनकी सूझबूझ की यानी तारीफ़ करनी पड़ती है कि उन्होंने इमरान खान को 2.5 साल तक बर्दाश्त किया है। कहा कि नहीं यार, वो आया है तो अब कुछ करेगा,
उसको ज़रा मौका मिलना चाहिए, उसको टाइम मिलना चाहिए। लेकिन इमरान साहब ने सारे के सारे टैक्सेस इन पे डाल दिए। चूँकि मैं अभी साबित करूँगा कि आटा, दाल, चावल और ये खुर्दनी तेल, चीनी, ये तो है ही गरीबों की प्रोडक्ट, ये कमोडिटी गरीब की है। अमीर को तो नो शुगर, यानी अमीर को चीनी मना है, अमीर को नो मिल्क, नहीं जी नहीं नहीं, बग़ैर मिल्क के मैं चाय पीऊँगा, ब्लैक टी पीऊँगा, ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा, नो शुगर, ये उसकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद ओ नहीं जी नहीं, मुझे चावल बांधना है, अमीर आदमी को चावल बांधना है, उसने चावल नहीं खाने। ओ नहीं जी नहीं नहीं नहीं, मुझे आटा बांधना है, आटा भी नहीं उसने खाना। उसने क्या खाना? ओट्स खाने हैं, बारले खाना है, पॉरेज खाना है। फिर उसके बाद सैलड्स खाने हैं, दालें नहीं खानी, सैलड्स खाने हैं, सब्जियों के सैलड्स खा लिए, फल के सैलड्स खा लिए, प्योर जूसेस पी लिए, फ्रेश जूसेस पी लिए। उसका लाइफस्टाइल, उसकी बुनियादी ज़रूरियात गरीब की बुनियादी ज़रूरियात से अलग हैं। टैक्सेस कौन दे रहा? 100% ज़्यादा अपनी जेब से कौन दे रहा है? और दे भी पा रहा है या नहीं? अगर दे नहीं पा रहा तो क्या खा रहा है? और खा नहीं रहा तो क्या जिंदा है? अगर जिंदा नहीं तो क्या लाश है? अब चलते हैं आगे। अब उनके बच्चे हैं, उनके लिए इमरान साहब आप कंटेनर पर खड़े होके बहुत तालीम की बातें करते थे। एवर सिंस यू आर इन पावर, प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी स्कूल यू हैव ओपन्ड। कितनी किताबें आपने बच्चों को तकसीम की? कौन सा सिलेबस आपने फाइनल किया? कितने स्कूल आपने बनाए? कितने प्राइवेट स्कूल आपने नेशनलाइज किए? तालीम के लिए कितनी ग्रांट दी? ये सारे सवाल आपके लिए हैं। आपको तो अभी पूछा ही नहीं उन्होंने, आपको तो भी अवाम ने पूछा ही नहीं कि तालीम में क्या किया है, सेहत में क्या किया है। अरे वो सेहत की तरफ अब आप आ जाते हैं। सेहत में ये है कि जो मेडिसिन राइट फ्रॉम पैरासीटामोल अप टू लाइफ सेविंग ड्रग, हर एक की प्राइस आसमान से बातें करती है, आसमान से। एंटीबायोटिक्स द वे दे आर यूज इन दैट सोसाइटी, हमारे मुल्कों में जिस तरह से एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ होते हैं, एंटी रूमेटिक्स यूज़ होते हैं, एंटी डायरियल्स यूज़ होते हैं। ज़रा कोई पता तो करो इमरान साहब नीचे कि आपके जो डायरेक्टर हेल्थ बैठे हुए हैं, जो प्राइस कंट्रोल में बैठे हुए हैं, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जो फार्मास्यूटिक्स को प्राइसेस देते हैं, वो कौन सी जायदादें, कौन सी गाड़ियाँ, कौन सी रिश्वतें नहीं लेते और कौन सी प्राइस नहीं देते। मुंह मांगी प्राइस मिलती है वहां पर। ये सब किसने देखना था? आर्मी ने, नवाज शरीफ ने, या मौलाना फजल रहमान ने? आपने देखना था, आपने नहीं देखा। आपने सिर्फ पुरानी गाड़ियां जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी वो बिकवा दी कि जी हम ऑस्टेरिटी लेके आएंगे। अच्छा जी बिकवा दें। कोई गाय भैंसें थी वो बिकवा दी। अच्छा जी बिकवा दें। अब आते हैं सऊदी अरब के प्रिंस, आपके पास गाड़ियां नहीं हैं, आपने तो जो टूटी फची ऐसी हुई बिकवा दी थी। अब आप क्या करते हैं? आप रेंट कार करते हैं। सब दुनिया को पता है कहाँ से गाड़ियां आई, कौन सी गाड़ियां आई। तो ये जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का आलम था, और अब जो है इस हालत में अवाम खामोश रहे, शायद आज संभल जाए, आज संभल जाए। यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई। पेट्रोल और डीजल कोई रिलीफ दिया आपने? ओगरा ने कहा कि प्राइस कम कर देते, आपने दिया? आपने पास ऑन किया? कोई रिलीफ पास ऑन किया आवाम को? कोई बाहर से एड आ गई, कोई बाहर से कोई कर्ज मिल गया आपको, आपने कोई इन्फ्यूज़ किया आवाम की भलाई के लिए? आपने सिर्फ एक काम किया, जो कुछ आया IMF को दे दो। अच्छा भी है, ठीक है,
लेकिन अब जाके ये रियलाइजेशन हो रही है, यार ये तो बंदा लगता है कि IMF के लिए काम कर रहा है। गरीब के लिए क्या किया? जिसका वोट लेके, जिसकी सपोर्ट से आप कंटेनर से वज़ीर आज़म की कुर्सी पे विराजमान होगा, बड़े झंडे लगा के आप तकरीरें करते हैं, बड़ी शेरवानियाँ वेस्ट कोट्स पहन के आपने तकरीरें की। मेरा ख्याल है कि आप ज़रा थोड़ा सा रिव्यू करें अपने आप को। गो के आप लेट हो गए हैं और आपको गो न्याजी गो तक लाने वाले कोई और नहीं, आपके अपने हैं। और मेरा ख्याल है अपनों में आपके वज़ीर मशीर हैं, उनमें से एक भी तो काम का बंदा नहीं, एक भी काम का नहीं है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक लेटर ड्राफ्ट नहीं करवा सकते, एक मीमो ड्राफ्ट नहीं करवा सकते, एक नोटिफिकेशन ड्राफ्ट नहीं करवा सकते। क्या किया उन्होंने? आपके चंद एक खलंडरे वजीर जब कराची में यूएस एड के यूएस एम्बेसी पे हमला हुआ है, तो आपके खलंडरे वजीर गले में डाल के बुलेट जैकेट, मोटरसाइकिल लेके और स्टेन गन लेके और मशीन गन लेके और फना गन लेके वो सड़क पे चले आ रहे हैं। क्या दुनिया में किसी हुकूमत में कोई सिटिंग मिनिस्टर ऐसे करता है? आपने क्या एक्शन लिया? ये आपकी कैबिनेट है, ये आपके वजीर मशीन है, ये आपके वजीर मशीन है कि आज 16 अक्टूबर को आपकी हुकूमत क्रम्बल कर रही है। आप जिस CCPO को लेके आए उसने आपको बहुत कुछ दिखाना है। अभी 2 दिन की बात है कि एक SP CIA का, उसके साथ आपके CCPO की मुठभेड़ हो गई है और इतना हॉटी एक्सचेंज हुआ है कि उसने कहा कि मैं भी तुम्हें देख लूँगा। वो भी 18वें ग्रेड का पुलिस ऑफिसर है। जब इन्होंने उसके साथ बड़ा इंसल्टिंग एटीट्यूड किया है आपके CCPO उमर शेख साहब ने, तो उसने कहा मैं देख लूँगा तुम्हें, मैं भी पुलिस में हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जैसे उसे कैसे निपटते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप जिस बंदे को लेके आए वो इंशाल्लाह आपके लिए मसाइल पैदा करेगा, मसाइल कम नहीं करेगा। उसने अब तक कौन सी दूध की नहरें आपके लिए चला दी हैं, कौन सी आसानी आपकी हुकूमत के लिए पैदा की हैं? क्या कर लिया उसने शहबाज शरीफ का? क्या कर लिया उसने मरियम नवाज का? आप तो इस बंदे को लेके आए थे कि ये आले शरीफ को ज़रा कुछ नकेल डालेंगे, डालिए। आपको मशवरे देने वाले पहले कहते हैं इनको जलसे की इजाज़त न दो, फिर कहते हैं जलसे की इजाज़त दे दो, फिर कहते हैं पार्टली दो, फिर कहते हैं ये कर लो वो कर लो। आज आप वही कुछ कर रहे हैं जो नवाज शरीफ ने आपके ख़िलाफ़ किया। अरे बाबा, कंटेनर लगाने से कभी कोई तूफ़ान नहीं रुका, कभी कोई सैलाब नहीं रुका। और ये सैलाब जो है PDM का, ये PDM की वजह से नहीं है, ये सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है और वो है कि पब्लिक थ्रेशोल्ड ख़त्म हो गया। आप जिस जोर पे आए थे वो कोई एस्टेब्लिशमेंट का जोर नहीं था, वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के नहीं आए थे। इंशाल्लाह एस्टेब्लिशमेंट को भी पब्लिक देख लेगी। आप आए थे अवाम की लाइकिंग पे कि लोग कहते थे कि तहरीक इंसाफ कुछ करेगी, लेकिन हुआ इसके बरक्स। कुछ नहीं किया आपने। वो एक आपकी हवा बन गई है कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे या फॉरेन लेवल पे, फॉरेन अफेयर्स पे, उस फ्रंट पे कुछ कामयाबियां हासिल की। क्या कामयाबी है आप बताइए?
कश्मीर की पॉलिसी में कुछ कर सके आप, सिवाय इसके कि आज साल से ज्यादा हो गया है वो बिसीज हुए हुए हैं कश्मीरी। क्या किया आपने? सिवाय 1 साल के बाद जाके आपने वहां पे यूएन में स्पीच कर दी। नो डाउट कि आपकी इंग्लिश अच्छी है दूसरे लोगों से, जितने भी ये नैले हैं इनसे आप अच्छा बोलते हैं। अच्छा क्या, आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? मोदी गवर्नमेंट टस से मस हुई, कश्मीरियों को सांस भी लेने में आसानी हुई। बूढ़े बुजुर्ग जिनको कैद किया हुआ क्या वो छूट गए? नौजवान जिनको टॉर्चर सेल्स में रखा हुआ था मार दिया, या उनको स्टिल दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू टॉर्चर। जवान बच्चियां, क्या बना उनका? शर्म आती हुई है, शर्म आती है उसका जिक्र करते हुए मीडिया का। क्या किया हमने? क्या हमारी पॉलिसीज ने किया? क्या हमारे इंटरनेशनल दोस्तों ने किया? कुछ भी तो नहीं हुआ कश्मीरियों के लिए। मैंने ही जैसे फिलिस्तीनियों के लिए कुछ नहीं हो सका, वैसे ही कश्मीरियों के लिए भी कुछ नहीं हो सका। तो ये है आपकी अचीवमेंट ऑन द फॉरेन फ्रंट। अब आइए इंटरनली। इंटरनली जिस दिन से आपने एहतसाब का नारा लगाया है, आप आए एहतसाब के नारे पे थे कि मैं ये लूटा हुआ माल वापस लेके आऊँगा। आप बताइए वापस क्या लाना था? जरदारी पे कितना पैसा लग चुका है? उस सारी प्रोसीडिंग पे कितना पैसा लग चुका है? ये आले शरीफिया के चोरों पे कितना पैसा लग चुका है और लग रहा है? आप फोर्स ही नहीं कर सके, आप इवेल्युएट नहीं कर सके कि जब ब्यूरोक्रेसी आपके साथ नहीं है, जब अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, अदालतें उनको फेवर कर रही हैं, फिर भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनसे मार निकलवा लेंगे। कैसे? क्या इनकी जायदादें जब्त की हैं? आप ही के प्राइम मिनिस्टरशिप में ये 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर गया है पाकिस्तान का वजीर आजम 3 बार का। इसकी जायदादों की लिस्ट बने तो कागज खत्म हो जाएंगे पाकिस्तान में। कितनी बड़ी उसकी प्रॉपर्टी है? सिर्फ एक प्रॉपर्टी, कौन सी? ये जो जाती उम्रा में है। कहां कहां से पैसा उसने लिया, किस किस हेड में से पाकिस्तान के उसने पैसा लिया? क्या कि ब्यूरोक्रेसी जो है आज को तावन करता है आपके साथ? और एक मैं बात आपको बता दूं कंटेनर्स की, कि ये जो कंटेनर्स आपने रखे हैं, अब वो जो जुलूस आ रहे हैं ना, उनमें सबसे आगे क्रेनों को उठाने वाले, क्रेनों से उठाने वाले, यानी उनके वो जो जुलूस हैं उनके आगे क्रेन लगी हुई है जो कंटेनर्स को उठाती है। आप बिछा लीजिए कंटेनर्स। अरे बाबा, जो काम ये खुद करके गए वो काम आपने किए, वो काम आपने किए। ये 35 साल रहे, ये ना टिक सके, आप 2.5 साल में टिक जाएंगे? नहीं, हरगिज नहीं। इन्होंने 35 साल तक अपना खून पिलाया जजों को। क्या जज इनसे बेवफाई करेंगे? हरगिज नहीं। आप देखें ना कि आपने वहां पे जाती उम्रा में छापे मरवाए और लाहौर हाई कोर्ट हरकत में आ गया कि जी ये क्या हो रहा है। हाई कोर्ट को पहले तो कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये उनकी डोमेन ही नहीं है, ये उनकी डोमेन ही नहीं है। जब केस उनके पास पहुंचेगा फिर उनकी डोमेन शुरू होती है। तो कहने का मकसद ये है कि जिन्होंने 35 साल तक हुकूमत की, अदालतें भी उनकी हैं,
पुलिस भी उनकी है, ब्यूरोक्रेसी हर तरह की उनकी है। बाबा वो तो ऑटो पे लगा के जहाज चला रहे थे, मुल्क नहीं था, निज़ाम नहीं था, इट वॉज लाइक अ प्लेजर फ्लाइट। नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं अपने मसाहिबों के साथ, खुशकपियों में मसरूफ़ हैं, आला से आला खाने बन रहे हैं, जर्नलिस्ट को खिलाए जा रहे हैं, मिनिस्टर्स को खिलाए जा रहे हैं, MNAs को खिलाए जा रहे हैं, सेनेटर्स को खिलाए जा रहे हैं, उनको तफरीहात पे लेके जाया जा रहा है, ऐश हो रहे हैं, मज़े हो रहे हैं। और ये नहीं कि कारोबार सल्तनत रुक गया हो, वो ऑटो पे चल रहा है, जितने सेक्रेटरीज हैं वो काम कर रहे हैं, फेडरल भी, प्रोविंशियल भी, गवर्नर्स भी कर रहे हैं। 60% मुल्क का पंजाब था, उसका वज़ीर आला उसका भाई था, सब कुछ चल रहा था। आपको किसने कह दिया कि आप वसीम अकरम प्लस ले आए उसकी जगह पे, शहबाज शरीफ की जगह पे? ये उसके गांव का है, ये उमर शेख वो वसीम अकरम के गांव का है, और इंशाल्लाह ये ईंट से ईंट बजा के दिखा देगा किसकी, आपकी, जो कुछ हो कर रहा है। और वसीम अकरम प्लस ने भी को ईंट से ईंट कम नहीं बजाई है आपकी, अच्छी भली बजाई है आपकी। सवाल ये है कि आप इन तमाम चीज़ों से कब जागेंगे? आपने समझा ही नहीं कि यार ये वसीम अकरम को मैं ले आया हूँ राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट, अब तक ये अपने रनअप पे ही नहीं गया, अब तक ये अपने रनअप पे ही नहीं गया। मेरे पास वो नहीं है जो प्लग्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो लगा के सुनते हैं हम, उनको तो वो कहता टूटियाँ, कहता टूटियाँ। ये आपका वज़ीर आला, वो हेलीकॉप्टर में जहाज में बैठ के झूठे लेंदा है। यार बंदा था वज़ीर आला बनने के लायक, जिसको आप वसीम अकरम प्लस कह के ले आए। वसीम अकरम तो ऑलराउंडर था, बैट्समैन वो बहुत अच्छा, बॉलर वो वर्ल्ड क्लास, जब उसकी ज़रूरत है रन्स की उसने रन्स भी दिए, फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता था। आपका वसीम अकरम प्लस क्या करता है? वो गूंगी फिल्मों में काम करता है, वो कैमरे के सामने आ जाए तो लगता है हम किसी को गूंगी फिल्म देख रहे हैं। ये बंदा पसंद किया आपने, ये असल में आपकी नहीं, किसी और की पसंद है, किसी और की रिकमेंडेशन है, जिसको आप ना नहीं कर सकते, चाहे सूबे का सारा निज़ाम कुर्बान हो जाए, इसको ना नहीं करनी। तो आप जाने, आपकी हुकूमत जाने, लेकिन यह है कि मुल्क अब इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है कि नए से नया तजर्बा होता रहे यहाँ पर। जहाँ तक इस PDM की बात है कि PDM वाले क्या हैं, PDM वाले सब जो हैं सब देखे भाले हैं लोगों के। पब्लिक को पता है कि पीपल्स पार्टी के पास क्या है, वही बिलावल साहब वही बातें करेंगे जो वो करते हैं। एक ख़ास ही तबका है जो उनकी ज़बान समझता है, जो उनकी आवाज़ समझता है। लीडर्स ऐसे तो नहीं होते, खुदा माफ़ करे उस दिन से जिस दिन मरीम नवाज़ या जरदारी के बेटे जैसे लीडर्स बन जाएं पाकिस्तान के। मरीम नवाज़ वो टेलीप्लेज बनाती है, उसने एक टेलीप्ले पहले रिलीज़ कर दिया है, वो अरशद मलिक वाला, उसका टेलीप्ले डायरेक्ट किया हुआ था। अब एक और आया था पीछे टेलीप्ले, वो बशीर मेमन का। क्या ये मुल्क के सरबराह बनेंगे? खुदा बचाए उस दिन से। अब नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए कहते हैं कि मेरे पास बहुत से राज हैं,
मेरे पास बहुत सी वीडियोस हैं। अरे यार, तुम प्राइम मिनिस्टर थे या फिल्म डायरेक्टर थे? माना तुम्हारी बेटी फिल्म डायरेक्टर थी, उसने काफ़ी फिल्में डायरेक्ट की हैं, हो सकता है उसके पास काफ़ी फिल्म्स हों जो वो निकाल रही है बारी बारी। लेकिन पाकिस्तान की खिदमत क्या इस तरीके से होगी? फिल्म डायरेक्शन से होगी या अपनी डायरेक्शन को ठीक करने से होगी? मुल्क की डायरेक्शन नहीं ठीक करनी। और अब आपके पास करने के लिए रह ही क्या गया है? 35 साल थोड़े थे। 35 साल आपने हुकूमत की है। बादशाह तो नहीं, ये तो जमहूरियत होनी चाहिए। आप तो उसको समझ के बैठ गए कि ये आले शरीफ की वाक़अतन सल्तनत है, हुकूमत है, सिंहासन आपका हक है। कैसे कि आप जिंदा हैं, आपको मासूल कर दिया गया है, चलो मरियम तुम आ जाओ, मरियम के बाद उसका बेटा आ जाए? कुछ शर्म होनी चाहिए। आप पे क्या क्या जुराइम साबित हो चुके हैं, लेकिन आपकी पार्टी, आपकी ख़वातीन, आपके मर्द 5th जनरेशन वॉर लड़ रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, आपके जुराइम के जवाब देते ही नहीं, आपके जुराइम का जिक्र ही नहीं। और कुर्बान जाऊं उन जर्नलिस्ट के जो मरियम नवाज को इंटरव्यू करते हैं, कुर्बान जाऊं उन जर्नलिस्ट के जो मौलाना साहब को इंटरव्यू करते हैं। सारे प्लांटेड क्वेश्चन। वो कोई तो करो कि यार प्रोग्राम क्या है जी आपका? आप कहते हैं हुकूमत को गिराना, गिरा दो, हम साथ लगते हैं गिराओ। प्रोग्राम क्या है? व्हाट नेक्स्ट? आपकी माशियत क्या है? मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी है, मजहबी मुनाफरत है, उसके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। मुआशियात को कैसे ठीक करना है, किसी के पास नहीं है। PIA को कैसे ठीक करना है, किसी के पास प्रोग्राम नहीं है। हेल्थ को कैसे ठीक करना है, किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। एजुकेशन को कैसे ठीक करना है। दुनिया में कौमें बुलंद होती हैं एजुकेशन से। आज तक 72 साल में एजुकेशन पे क्या किया है किसी ने? कुछ भी नहीं। ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना काफ लीग, ना जीम लीग, सब बकवास। इमरान ने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं। तो जितना भी ये सब सर्कस लगी है PDM में, ये सब चोर डाकू टोला है जिनकी सर्कस लगी हुई है वहाँ पर। और सर्कस इसलिए लगी है कि हर कोई कह रहा है कि हम अपनी पावर शो करें, और इमरान को कुछ नहीं देने, वो उससे मांगते भी नहीं। वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं देखेंगे हमारे पास स्ट्रीट पावर है, हमसे नेगोशिएट करो। जरदारी का बेटा कहता है मेरे बाप को छोड़ दो। मरियम नवाज की डिमांड है कि मेरे बाप को छोड़ दो। मरियम की डिमांड है कि मैं हाजिर हूं, मुझे आगे ले आओ। और एस्टेब्लिशमेंट के सदके जाएं। एस्टेब्लिशमेंट अब शहबाज शरीफ के साथ गुफ्तो शनीद कर रही है, उसके साथ सौदेबाजी की खबरें सुन रहे हैं। अरे यार, अब शहबाज शरीफ जो है, 56 कंपनियां उसके लिए हलाल हो गई। जितने उसने लूट मार की वो सब उसके बाप की थी। जितने उसने कत्ल किए वो क्या गाजर मूली थे। खुदा के लिए उससे वो बंदों का हिसाब तो ले लो जो उसने कत्ल किए। यकीन रखिए कि आज का जज, आपका मुनसिफ, उससे आंखें बंद कर ले, लेकिन उस मुनसिफ आला को जवाब भी देना है और सजा भी इसी दुनिया में भुगतनी है। इसी दुनिया में उस मुनसिफ ने और इस मुजरम ने, जो भी इस जुर्म में शामिल है, जो चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे शहबाज शरीफ हो,
चाहे वो कोई और पुलिस ऑफिसर हो, सबको अपना हिसाब देना है बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, और वो परवरदिगार इसी दुनिया में भी हिसाब लेगा और आगे भी लेगा। ये निशान इबरत बनेंगे। तो मेरा गुजारिश है अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि दिन को आप कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं। दिन को नायब के ऑफिस में वो होता है शहबाज शरीफ, उसको फ़ौरन से रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाती है और फ़ौरन उसको स्कैन की ज़रूरत पेश आती है, फिजियो की ज़रूरत पेश आती है, और उसका कैंसर जो है वो एग्रेवेट होना शुरू हो जाता है और वो कहता है मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, और आप उसके लिए सब कुछ सोचते हैं। क्या आवाम को आपने पागल बनाया हुआ है? जहां से उसने सैकड़ों कनाल ज़मीनें प्राइम स्पॉट की लेके उसने खुर्द-बुर्द की, वो सारे रिकॉर्ड चला दिए गए, पूरे का पूरा फ्लोर चला दिया गया। फ्लोर तो चलाया, उसमें जो बंदे भी इन्वॉल्व थे, जिनको कुछ पता था, उनको भी खाकिस्तर कर दिया गया। ये शहबाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब आज तक पाक पतन मज़ार, जो बाबा फरीद का मज़ार है पाक पटन में, उनकी प्राइम प्लॉट जो है, उस अहाते में जो ज़मीन थी वो बेच दी थी इन्होंने। उसको आज तक इन्होंने ओन नहीं किया। कहते हैं मुझे याद नहीं वो कहाँ है, ये है वो है, याद नहीं। इनसे पूछे जिलानी याद है? जनरल जिलानी, वो याद है? वो पाक पटन की ज़मीन हेरा फेरी करने से पहले की याद है आपकी, पहले का वाक़या है। जिलानी साहब आपको बड़ा गोद में खिलाते थे, जनरल ज़िया आप उनके झूले में पले हैं, वो सब याद है आपको। ये भूल गए हैं आप कि वो ज़मीन जो है आपने अपने किस फ्रंटमैन के नाम उसको अलॉट किया था। तो आपने जहाँ जहाँ से आपको हाथ लगा आपने मारा और आपने मुल्क को खोखला किया, और आज आप इंग्लैंड में जाके बैठ गए तो भागे हुए हैं यहाँ से बीमार बन के, करीबुल मर्ग बन के। ऐसे ही आपके भाई हैं, और हैरान हूँ इस एस्टेब्लिशमेंट पे कि सुनने में आ रहा है कि जी उनके साथ नेगोशिएशंस हो रही हैं, वो फ्रंट फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या बना के कर लोगे? वही चेहरे, वही चोर, वही डाकू, कपड़े बदल के आ जाएंगे। पहले वो लंबे बूट पहनते थे शहबाज शरीफ साहब, अब वो शॉर्ट शूज़ पहनेंगे, वो आ जाएंगे। फिर वो कहीं पे गाड़ी चला देंगे, अब ट्राम चल जाएगी। पहले ऑरेंज ट्रेन चली है, अब ट्राम चलाएंगे। तो शौक तो है ना उनको, शेरशाह सूरी की फैमिली में से हैं। सड़कें बनाएंगे, वो इसलिए नहीं बनाएंगे कि उससे कोई फ़ायदा हो रहा है, इसलिए बनाएंगे कि उनके पैसे वॉल्यूम बढ़ा है, किकबैक का वॉल्यूम बढ़ा, जो उनके साथ तय होगा वो बाहर ही मिल जाएगा इनको, और फिर वो उसको हलाल करने के लिए, वाइट करने के लिए पाकिस्तान में बुलाएंगे पैसे को, फिर उससे कहेंगे जा चला जा। तो बाबा ये सारी गेम्स हो रही हैं। तो इन गेम्स के बाद मैं एक बात तारीख़ के चैप्टर से लेता हूँ इमरान साहब के लिए कि इमरान साहब, आपने अपनी कौम को, अपने गरीब को, अपने मजदूर को डिसअपॉइंट किया, और राइट फ्रॉम लाहौर अप टू पेशावर एंड फ्रॉम पेशावर टू कराची, तमाम ड्राइवर्स, रिक्शा ड्राइवर्स, चिंकी ड्राइवर्स और वैगन ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स, खुदा की कसम रोते हैं, सिसकते हैं, बिलकते हैं कि जिनको डीजल महंगा लेना पड़ता है, एलपीजी महंगी लेनी पड़ती है, और वो चीखें मारते हैं कि शाम को हमारे पैसे नहीं पूरे होते।
और जिन्होंने सफ़र करना उन बसों पे और उन गाड़ियों पे, आप देखें तो सही इमरान साहब, 2.5 साल हो गए हैं आपको, आप ज़रा कराची में देखें तो सही, छतों पे बैठ के स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, छतों पे बैठ के, और बच्चे रिक्शों में बैठ के, एक एक रिक्शे में चिंकी में कितने कितने बच्चे हैं। कभी आपको ख्याल आया कि हमारी कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए? कभी आपको ख्याल आया कि हम कोई लोन्स दे दें, और ऐसे लोन्स दें जिससे वाकईतन नीचे तक सहूलत पहुँचे और गरीब माँ बाप और मुतवसत तबका जो है उसको को आसानी हो सके कि उनके बच्चे कम से कम सुकून से, एहतियात से स्कूलों तक पहुँचें और वापस आ जाएं। लाहौर से कराची और कराची से पेशावर तक हर आदमी चीख रहा है, बिलबिला रहा है, यार इसलिए तो नहीं इमरान खान को हुकूमत में लाए थे। और अब मैं आपको बता दूं, ये जो महंगाई की बात है ना, ये आपके खिलाफ सबको 1 पॉइंट एजेंडा पे ले आई है। गरीब जब उनके साथ जाके खड़ा हो गया, हाँ जी ठीक है जान दो, इमरान को फारिग करो यार, पहले इनकी किसी ने नहीं थी सुननी। जब गरीब की भी आपने कोई कदर नहीं की है तो गरीब भी अब उनके साथ चला जाएगा। कुछ चले गए या कुछ चले जाएंगे। मैं एक तारीख में से एक बाब आपको याद करा दूं कि अयूब खान बहुत मजबूत हुक्मरान रहा है पाकिस्तान का, को फौजी आमिर था, माशाल्लाह की पैदावार था, माशाल्लाह लगाने वाला था, लेकिन उसने सिर्फ 4 आने मीन्स आज के 25p पैसा इन पाकिस्तान, 4 आने पर केजी चीनी महंगी की थी और उसका तख्ता उलट गया था। इस पे गौर कीजिए, 4 आने तख्ता उलट गया था। जाइए अखबारात पढ़ लीजिए, तारीख पढ़ लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपने चावल, आटा, दाल, खुदनी, तेल, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने के सर्फ, हर एक चीज़ तबाही मचा के रख दी। गरीब के बजट का तहस नहस कर दिया। ना वो खा सकता है, ना वो पी सकता है, ना वो बच्चों को पढ़ा सकता है, ना बीवी का इलाज करा सकता है, ना माँ बाप का इलाज करवा सकता है, ना बच्चों की देखभाल कर सकता है। क्या करे? तंग आमद बजंग आमद, और कुछ नहीं। तो गरीब सड़कों पे जिस दिन आ गया, ना रहेगा बांस ना रहेगी बंसरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसरी। और ये एस्टेब्लिशमेंट वाले भी किसी खुशफहमी में न रहें। बहरहाल अब तक पता नहीं वो जो सर्कस लगी है गुजरांवाले में, उसकी कल्मिनेशन कहाँ पे हुई। क्या वो कल आके हुकूमत संभाल लेंगे? उनको शायद ये गलतफहमी थी कि ये जलसा कामयाब हो गया तो हम आ जाएंगे, और मौलाना साहब जो बहुत बड़े नजूमी बने हुए हैं कि हमने इनको दिसंबर देखने नहीं देना, इनको दिसंबर नसीब नहीं होना। अच्छा भाई, देखते हैं, आप भी देखें हम भी देखते हैं। जो बेहतरी हो परवरदिगार की बारगाह में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए हमारी दुआ है कि परवरदिगार की मदद व हिमायत और नुसरत पाकिस्तान के साथ हो। पाकिस्तान कायम रहे, दायम रहे, आबाद रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हामी व नासिर हो खुदा। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।